नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अफ्रीका रिलेशन। भारत और अफ्रीका का साथ साझेदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों में एकजुटता, राजनीतिक आत्मीयता 1920 के दशक की शुरुआत से ही चली आ रही है। उस समय दोनों क्षेत्र औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि अफ्रीका के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव 2000 के दशक के बाद की आरंभ में जो अफ्रीकी यूनियन सॉरी द्विपक्षीय रूप से और इसके बाद है अफ्रीकी यूनियन जैसे क्षेत्रीय समुदायों के साथ तेजी से तेज होने लगा। नेक्स्ट है फैक्ट एंड फिगर की बात करें थोड़ा, तो दोनों देशों के बीच में $46 बिलियन का व्यापार है। हालांकि यहाँ पर चिंता की बात है क्योंकि चाइना यहाँ पर 200 बिलियन का व्यापार कर रहा है और इसमें हमारा केवल 46 का है, मतलब हम काफी पिछड़े हुए हैं। अफ्रीका के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत अफ्रीका में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। चाइना इसमें काफी आगे है, लेकिन अफ्रीका में भारत का एफडीआई प्रवाह मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। अब देखते हैं अफ्रीका हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है भू रणनीतिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। तो सबसे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से भारत की समुद्री सुरक्षा के खतरे मतलब फेस किए जाते हैं। इनमें कट्टरता, समुद्री पायरेसी, संगठित अपराध इत्यादि शामिल है। यह क्षेत्र इस महाद्वीप में पर्याप्त सैन्य उपस्थिति वाली बड़ी वैश्विक शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का मंच भी रहा है। तो इसलिए अफ्रीका कहीं ना कहीं हमें जियो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है जियो पॉलिटिक्स। भारत लंबे समय से यूएनएससी में एक स्थायी सीट हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए अफ्रीकी देशों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अफ्रीका आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। अफ्रीका का बढ़ता मध्य वर्ग पर्याप्त कृषि के लिए भूमि उपलब्धता भारत की खाद्य सुरक्षा आदि का समाधान कर सकती है, और जो मध्य वर्ग है वो भारत के लिए मार्केट हो सकता है, और जो अफ्रीकी कृषि है वो भारत की कई सारी जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकती है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, अफ्रीका में दुनिया की खनिज भंडार का लगभग 30% हिस्सा पाया जाता है। इस महाद्वीप में तेल और गैस के काफी भंडार है। तो तेल और गैस हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, नाइजीरिया से। और इसके अलावा है खनिज की बात करें तो खनिज संपदा भी काफी, तो नाइजर और नाइजीरिया से हम तेल का आयात करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कांगो टाइप के जो देश हैं वो वहां से हमें क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कोबाल्ट की हमें उपलब्धता हो सकती है। ठीक, तो हमारे लिए खनिज संपदा की दृष्टि से और कोबाल्ट कॉपर इनकी हम आयात कर सकते हैं कांगो जैसे देशों से। इसके बाद है अफ्रीका के साथ भारतीय संबंधों को लेकर चिंताएं क्या हैं, तो चीन की तुलना में भारत की आर्थिक भागीदारी कम है। मैंने पहले बताया भारत की कितनी है 46 है और चाइना की कितनी है $200 बिलियन है। नेक्स्ट भारत के सहयोग से इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत भी चला रहा है, बट इसके बावजूद चीन की तुलना में भारतीय परियोजनाएं काफी धीमी डिलीवरी हो रही है। तो चीन की अग्रेसिव पॉलिसी खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है, तो यह भारत के लिए काफी यहाँ पर इशू बना हुआ है। थर्ड है लाइन ऑफ क्रेडिट जो भारत देता है, इसके बाद अनुदान है, और क्षमता निर्माण जो पहले है उनके बीच में तालमेल का अभाव देखा जा रहा है। नेक्स्ट है भारत के पास संसाधनों की कमी है, बिल्कुल क्लियर है। भारत के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है बहुत ज्यादा नहीं है, वो केवल 600 बिलियन के हैं। जबकि यदि बात करें चाइना की तो उनके 3 ट्रिलियन के रिसोर्स हैं, तो यहाँ पर चाइना को फिर से एक एडवांटेज मिला हुआ है। ठीक है, चाइना का व्यापार भी ज्यादा है, चाइना का निवेश भी ज्यादा है, दोनों चीजें। इसके अलावा बाद है जमीन हथियाने और स्थानीय समुदाय को विस्थापित करने को लेकर कृषि व्यवसाय से जुड़े फार्मों की आलोचना की है। भारत के जो व्यवसायी हैं उन्होंने कई बार वहां पर जाके फार्म स्टेब्लिश किए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्थानीय समुदाय के बीच में एक काफी नेगेटिव मैसेज आता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में भूमि का एक्विजिशन किया जाता है और उससे स्थानीय समुदाय के विस्थापन होता है और फाइनली एक टेंशन क्रिएट होती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में नौकरशाही की समंदर में भी समस्याएं देखी जाती हैं। इसके अलावा भारत में अफ्रीकी छात्रों के साथ हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे भारत के जो प्रयास है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अफ्रीका देश के भीतर देखें तो कई सारे संघर्ष चल रहे हैं, तो जिससे अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों में स्थिरता नहीं आ पाती है और परेशानी देखी जाती है। तो ये मुख्यतः बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा है जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी जो परियोजनाएं भारत की तरफ से चलाई जा रही हैं, इनकी भी सफलता उतनी ज्यादा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं है कि भारतीय परियोजनाओं की सफलता भी तुलनात्मक रूप से कम है। यह परियोजना भारत और जापान के द्वारा, तो मतलब इंडिया प्लस जापान के द्वारा चलाई जा रही है। अब नेक्स्ट है अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग के लिए कौन कौन सी हमने पहलें चालू की हैं। तो इसमें फर्स्ट पहल है कौन सी है,
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है सागर पहल। तो सागर पहल तो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और सहयोग पहल, तो इसको बोलते हैं सागर पहल। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक। तो सागर पहल भी भारत के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। इसके अलावा एक राजनीतिक वार्ता मंच भी है जहां पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की जाती है। इसके बाद है एक्सिम बैंक द्वारा कई पहलें चलाई जा रही हैं, खासकर वहां पर अफ्रीका में जो क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान है और पैरा स्टेटल इकाइयां हैं, जैसे कि वहां पर जो रीजनल क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए जो इकाई बनाई जाती हैं, तक अपनी वाणिज्यिक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। तो एक्जिम बैंक के माध्यम से यहाँ पर जो उनकी पैरास्टेटल बॉडी है और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान है उनके लिए पैसा दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि भारत की तरफ से दवाएं, वैक्सीन, पीपीई किट जैसे कई आवश्यक जो वस्तुएं उनकी डिलीवरी की गई। इसके अलावा मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो सकते हैं, तो भारत ने मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। भारत ने अफ्रीकी संबंध को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। तो एक हमने ऐसा एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टाइप का हमने जारी किया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगले दशक के लिए अफ्रीका की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, निकट सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान करना। ये हमें काम है जो हमें आगे की राय के रूप में करने हैं। सबसे पहले है अगले दशक के लिए अफ्रीका की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, निकट सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान करना, अफ्रीका में कम लागत पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सिविल सोसाइटी संगठन, खासकर जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, तो उसमें हम सिविल सोसाइटी संगठन की मदद ले सकते हैं, एनजीओ की मदद ले सकते हैं और भारतीय प्रवासियों के साथ हमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना चाहिए। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो पीपीपी मॉडल के साथ हम यहाँ पर परियोजनाएं चला सकते हैं। पीपीपी मॉडल के फायदे क्या है, रिसोर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, और सेकेंड इज क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। तो इफिशियंसी इसकी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है विकास के अनुकूल निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक 1.5 स्तर की रणनीति को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ट्रैक 1.5 क्या होता है कि इसमें ट्रैक 1 मतलब गवर्नमेंट रिलेशन एंड ट्रैक 2 मतलब पीपल टू पीपल रिलेशन, दोनों का लाभ एक साथ लिया जाता है का। तो ट्रैक 1.5 स्तर का वार्षिक भारत अफ्रीका संवाद, तो भारत एंड अफ्रीका वार्षिक संवाद होता है, आयोजित करना चाहिए। तो ट्रैक 1.5 स्तर का भारत अफ्रीका संवाद आयोजित करना चाहिए। इसमें सरकारी प्रतिनिधि और जो जैसे कि शिक्षाविद हैं, व्यापारिक नेता हैं, कार्यात्मक क्षेत्र में शामिल जो बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं उनको हम यहाँ पर बुला सकते हैं। अब फाइनली क्या कह सकते हैं कि अफ्रीका का विकास भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि देखो जो अगली सदी आने वाली है, अगर 21वीं सदी एशिया की है तो 22वीं सदी किसकी है, अफ्रीका की है। ऐसे में जरूरी है कि हम अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें और सहयोग के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो वित्तीय हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, रणनीतिक हो, हर क्षेत्र में अफ्रीका के साथ हम अपने संबंधों को बढ़ावा दें। साथ ही वैश्विक व्यवस्था के ध्रुवों में से किसी एक के रूप में भारत का व्यवहार आवश्यक है। अतः भारत का पैन अफ्रीकी देशों से संबंध बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के लिए भी हम अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।